नसीमुद्दीन सिद्दीकी जा कहाँ रहे? उनकी बात आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर जी से भी हो रही है। चंद्रशेखर से उनकी एक नहीं कम से कम 4-5 दौर की बातचीत हो गई। नसीमुद्दीन सिद्दीकी इतने महत्वपूर्ण क्यों हो जाते हैं? देखिए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी चूंकि जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वो बुंदेलखंड ही नहीं, वो कांग्रेस के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी प्रभारी रहे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के एक बड़े मुस्लिम चेहरे, बहुजन समाज पार्टी के पूर्व नेता और अब कांग्रेस के भी पूर्व नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस के हाथ का साथ छोड़ दिया है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी आखिरकार उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगे क्या करेंगे? बेहद कद्दावर और बुंदेलखंड की जमीन पर अल्पसंख्यक वोट बैंक में सबसे बड़े नेताओं में गिने जाने वाले नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने यह फैसला क्यों किया कांग्रेस छोड़ने का, और उनकी सियासत आगे कहां जाएगी? फ्रेम पर दिख रहे हैं न्यूज रूम से मेरे वरिष्ठ सहयोगी चंद्रमान यादव जी। चंद्रमान जी, दर्शकों को आपने नमस्ते किया है और आज नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस को नमस्ते किया है। ये बताइए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जा कहाँ रहे? क्योंकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी की कई लोगों से बात हो रही है। उनकी बात आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर जी से भी हो रही है और दूसरे भी कई दलों से बातचीत हो रही है। मैं क्लियर कर दूं कि जो मेरे पास पुख्ता सूचना है कि उनकी समाजवादी पार्टी से भी बात हुई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी में बात नहीं बनी, क्योंकि उनकी भूमिका को लेकर के समाजवादी पार्टी उस तरह का माइलेज नहीं देना चाहती थी जिस तरह की उनकी डिमांड थी। हालांकि अभी ये बात पर्दे के पीछे है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी से आज सुबह जब मैंने बात किया, समाजवादी पार्टी को लेकर भी हमने बात किया था और बसपा को लेकर के भी बात किया था, तो उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब अभी नहीं दिया। उनका यह कहना है कि वो अपने साथियों के साथ इस्तीफा दिए हैं। अगले सप्ताह यानी अगला सप्ताह क्योंकि सोमवार से शुरू होता है, सोम मंगल बुध तक वो क्लियर कर देंगे कहाँ जा रहे हैं। लेकिन जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा है, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, उसमें चंद्रशेखर से उनकी एक नहीं कम से कम 4-5 दौर की बातचीत हो गई है। हालांकि मैं चंद्रशेखर से भी संपर्क करके इस बात को जानना चाहा कि क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी आपकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो उनसे फिलहाल संपर्क नहीं हो पाया है अभी, लेकिन हम जल्द ही कल परसों तक इसको भी क्लियर कर देंगे। एक बड़ा सवाल मैं पूछता हूँ, मुझे ये बताइए चंद्रमान जी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी इतने महत्वपूर्ण क्यों हो जाते हैं? वो चेहरा थोड़ा सा, जो मैंने शुरू में कहा कि बसपा में कद्दावर नेता थे, बड़ी प्रोफाइल थी, कांग्रेस में आए, लेकिन धीरे धीरे वो लाइमलाइट खोते गए। लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी की राजनीतिक हैसियत, राजनीतिक वजूद, अभी आप उसको एक बतौर वरिष्ठ राजनीतिक पत्रकार के तौर पर कैसे देख रहे हैं? देखिए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी चूंकि जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वो बुंदेलखंड ही नहीं, वो कांग्रेस के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी प्रभारी रहे। तो संगठनात्मक जो उनका संगठन तैयार करने का एक अनुभव है, लोगों से जुड़ने का अनुभव है, क्योंकि उन्होंने 80 के दशक में अपने कैरियर की शुरुआत जो है नगरपालिका चुनाव से की थी, नगरपालिका के अध्यक्ष रहे, इसके बाद 91 में विधायक होते हैं और फिर बसपा सरकार में जिस तरह से उन्होंने संगठनात्मक अपनी दक्षता दिखाई, वो पीछे मुड़ करके नहीं देखते। लेकिन 2017 के चुनाव के बाद परिस्थितियां बदलती हैं। बसपा प्रमुख मायावती से उनके अनबन सार्वजनिक हो ही चुके हैं, सारे ऑडियो टेप चलाए, यस, वो चंदे की रसीदों के मामले, हाँ, वो सारे मामले थे। उन सारे मामलों के बाद फरवरी 2018 में नसीमुद्दीन कांग्रेस के साथ आते हैं। जब नसीमुद्दीन कांग्रेस ज्वाइन करते हैं तो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है कि कांग्रेस के साथ अल्पसंख्यकों का, मुस्लिमों का, दलितों का और समाज के जो सबसे दबे कुचले लोग हैं उनका हित सुरक्षित है, इसलिए मैं कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर रहा हूं। आज जब उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया तो मेरी बात हुई, मैंने वही दोहराया कि आखिर ऐसा क्या रहा कि आप जिन संकल्पों को लेकर के, जिस उद्देश्य के साथ आप कांग्रेस में आए थे, वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने बड़े मुस्कुराते हुए और बीच का रास्ता निकालते हुए जवाब दिया कि मेरी न तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से कोई बैर है, न तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बैर है, न तो राहुल गांधी से बैर है, लेकिन जिन उद्देश्यों को लेकर के मैं कांग्रेस में आया था उसे पूरा नहीं कर पा रहा हूं। वक्त बहुत कम है सियासत में, चूंकि वक्त एक बार आगे निकल जाता है तो फिर लौट कर नहीं आता, इसलिए मैं रास्ता चुनने जा रहा हूं जिसमें मुझे संभावनाएं दिख रही हैं, जिसमें मेरी कोशिश होगी कि मेरा जो भी जीवन बचा हुआ है वो जिस समाज ने नीचे से उठा करके इतने बड़े राजनेता के रूप में पहचान दिलाई, उनकी मदद कर सकूं। जब वो समाज की बात करते हैं चंद्रमान जी, एक इशारा, और हो सकता है मैं गलत हूं, आपने बताया कि आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर से उनकी कई दौर की बात हुई।
उत्तर प्रदेश में एक सियासी मोर्चा बना था जिसमें अगर हम बात करें ओबीसी समाज से स्वयं प्रसाद मौर्य, दलित वोट बैंक को साधने के लिए चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी और अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने के लिए एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी। क्या बिहार और महाराष्ट्र में सफलता के बाद अखिलेश यादव को अक्सर अपने निशाने पर लेने वाले असदुद्दीन ओवैसी नसीमुद्दीन सिद्दीकी को अपनी पार्टी में लाने के प्रयास करेंगे, या क्या ये कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है? देखिए, अंदर खाने में खिचड़ी पक रही है। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली है ना, अपना दल करके जो है उनकी एक नई पार्टी अभी रजिस्टर्ड हो गई है। वो अभी झांसी में थे। मेरी स्वामी प्रसाद मौर्य जी से बात हुई, उन्होंने कहा मैं झांसी में हूँ और मेरी सभी लोगों से बातचीत हो रही है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी से भी बात की, अन्य जो लोग मतलब चंद्रशेखर जी की तरफ भी उन्होंने इशारा किया, नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी उनसे भी बात होगी। वो तेज तर्रार हैं और मान्यवर कांसीराम के जो संकल्प थे उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं जो भी लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, यही उनके शब्द थे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी मान्यवर कांसीराम जी के जो संकल्पों को पूरा करने का मादा रखते हैं, इन सारे लोगों को हम एकजुट करने के अभियान में लगे हैं। अभी छोटे छोटे पॉकेट में हम कर रहे हैं। उन्होंने पडरौना का उदाहरण दिया और बताया कि आज मैं झांसी में हूं और इसी काम के लिए आया हूं। तो जो संभावनाओं की बात आप कर रहे हैं, जो अंदर खाने में खिचड़ी पक रही है, उसमें इस बात से किसी इनकार नहीं किया जा सकता कि भविष्य में जो उत्तर प्रदेश में नया मोर्चा दिखाई देगा उसमें ओवैसी भी दिखेंगे। क्या ओवैसी और नसीमुद्दीन सिद्दीकी एक पार्टी में, क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी एआईएमआईएम जो खुलकर उस अल्पसंख्यक वोट बैंक की सियासत करती है, राजनीति करती है, और जैसा आपने कहा कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने आपसे कहा कि मैं जिस समाज ने मुझे नेता बनाया है उस समाज को कुछ दूं, क्या ये एक इशारा है कि वो एक ऐसी पार्टी की तरफ जा सकते हैं जो खुलकर अल्पसंख्यक राजनीति करती है, अल्पसंख्यक हितों की बात करती है? नहीं, अभी इस तरह की बातें तो नहीं आई है फिलहाल, लेकिन यह है कि जब मोर्चा बनेगा तो दोनों लोग एक मंच पर दिखाई दे सकते हैं। एक चीज और सोशल मीडिया पे बड़ी चल रही है सलमान जी, आप थोड़ा उसको क्लियर कर पाएंगे? नसीमुद्दीन सिद्दीकी की कांग्रेस के बड़े नेताओं से वक्त मांगने के बावजूद बात नहीं हो पा रही थी। नाराजगी के ढेर सारे कारणों में क्या एक कारण था? और बहुत स्पष्ट रूप से कहूं तो बड़े नेताओं से साफ अर्थ राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से ज्यादा रायबरेली के सांसद और वायनाड की सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से है, क्योंकि प्रियंका गांधी भी उत्तर प्रदेश को लेकर पिछले दिनों हमने आपके साथ बात की थी, लगातार एक्टिव हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी अपने कुछ बातों को, अपने कुछ प्लान को, अपनी भूमिका को लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिलना चाह रहे थे, मुलाकात नहीं हो पाई, नाराजगी वहां से भी बननी और बढ़नी शुरू हुई, ये कहा जा रहा है। क्या इसमें किसी तरीके की सच्चाई है, पुष्टता है? जो जहां तक मेरे पास जो जानकारी है, मेरी जो बातचीत हुई है नसीमुद्दीन सिद्दीकी से भी हुई है, कांग्रेस के नेताओं से भी हुई है। कांग्रेस के एक नेता ने मुझे ये बताया कि दिल्ली से एक इशारा हुआ था कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी से जो यहाँ का स्टेट लेवल की कमेटी है, जो यहाँ के प्रभारी हैं, वो बात कर लें एक बार। लेकिन मुझे लगता है कि बात नहीं हो पाई। हालांकि ये सवाल भी हमने कांग्रेस के नेताओं से पूछा कि आखिर नसीमुद्दीन को रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया गया, तो इसका फिलहाल अभी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन ये पर्दे के पीछे ये सारी चीजें मानी जा सकती हैं। अब बड़े नेताओं की तरफ से अगर इस तरह की बात होती तो प्रदेश कमेटी को कहा क्यों जाता। लेकिन अंदर खाने में यह है कि पिछले दिनों पार्टी कार्यालय में भी जो सूचना आई थी कि उनके साथ एक व्यक्ति ने कुछ मिसबिहेव जैसा बर्ताव करने का प्रयास किया था। हालांकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने उसको इग्नोर कर दिया था और उस चीज को लेकर के भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं किया कांग्रेस ने। दूसरी बात यह थी कि अभी जब संगठनात्मक संरचना हो रही थी उसमें भी नसीमुद्दीन नहीं कहते हैं, लेकिन जो नाम सामने आए, जो चीजें सामने आ रही हैं, उसमें नसीमुद्दीन के लोगों की अनदेखी की गई, तो उनको कहीं ना कहीं अपनी उपेक्षा दिखाई दे रही थी। एक आखिरी सवाल चंद्रमान जी मैं पूछना चाहता हूँ। आपने शुरू में पहले सवाल में कहा कि समाजवादी पार्टी से बातचीत हुई, वो फलीभूत नहीं हुई, वो कन्वर्ट नहीं हो पाई, कम से कम अभी जो लग रहा है। बहुजन समाज पार्टी, जहां रिश्ते बड़े तल्ख होकर खराब हुए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें बकायदा ऑडियो चले, बसपा कार्यालय में कैसी बात होती है, बहन जी के सहयोगियों से कैसी बात होती है, फिर वो बसपा के जो लोग वोटर हैं जो उनको पार्टी फंड देते हैं, जो चंदा देते हैं, उसकी चोरी के आरोप लगे। इस तलखे के बावजूद क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी बैक टू बहुजन समाज पार्टी हो सकते हैं? मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि वो बसपा में दोबारा जाएंगे, इसकी संभावना कम ही है। ठीक है, चलिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी आगे क्या करेंगे, किस ओर उनका जो सियासी रुख होगा वो होगा। जैसा चंद्रमान जी ने भी कहा कि कई नेताओं से बात हो गई,
एक दो दिनों में वो तमाम चीजें साफ हो जाएंगी, और जब साफ होंगी तो सबसे पहले अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर हम एक बार फिर से आपके लिए लेकर आएंगे, और चंद्रभान जी आपको तब और हम अपने दर्शकों के सामने लेकर आएंगे कि ताकि इस मामले से जुड़े अपडेट हो। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक बड़े नेता ने जब कांग्रेस पार्टी छोड़ी है, और कांग्रेस में जब बहुत कम बड़े नेता बचे हों, कांग्रेस एक क्राइसिस से गुजर रही हो, उस दौर में एक नेता का जाना, नसीमुद्दीन सिद्दीकी का जाना, और उसके बाद तमाम पार्टियों के अल्पसंख्यक वोट बैंकों को एक बार फिर से रिकैलकुलेट करना, आप इसे कैसे देखते हैं? बतौर दर्शक कमेंट करके अपनी राय से हमें जरूर जाहिर करें, बताएं, और आपकी क्या राय है वो भी बताएं। साथ में उत्तर प्रदेश की तमाम सियासी अपडेट्स को पाने के लिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तमाम दर्शकों को और चंद्रभान जी आपका अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।